पढ़े थे लास्ट क्लास में हम लोग एक जनरल फार्मूला देखे थे कि अगर कोई भी डाइपोल है, डाइपोल से किसी भी एंगल पर एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको चाहिए रहेगा, तो क्या मिलेगा फॉर्मूला उसका, ई नेट इज इक्वल टू हमको मिला है केपी अपॉन आर की पावर 3 अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक जनरल फार्मूला है जिससे हमने दोनों ही केस को प्रूव करके देखा था। अगर एक्सिस पे है तो ये आ चुका है, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे है तो ये वाला फार्मूला आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल हमने निकाला। दोनों के बीच के एंगल को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर देखो, जस्ट हमने डाइपोल ले लिया, डाइपोल से थीटा एंगल पर एक पॉइंट रख लिया, तो जो उसका ई नेट आएगा वो यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा एंगल पे आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा एंगल को कैलकुलेट किया है। अल्फा प्लस थीटा एंगल एक्चुअल में अल्फा प्लस थीटा एंगल होता है, बट उसमें रिलेशन देखा। रिलेशन क्या देखा, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2। फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये एक एज्यूम किया कंडीशन कि अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू या थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल 90 डिग्री हो गया, तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना मिला था, टेन इनवर्स अंडर रूट 2। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन था। इसके बाद हमने क्या किया, फोर्स का वैल्यू निकाला। किसके बीच में, इससे पहले हम लोग दो पॉइंट चार्ज के बीच निकाल के रखे हुए थे। फिर हमने अभी क्या निकाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स का वैल्यू निकाला। तो कितना मिला हमको, F इज इक्वल टू क्यू ई का वैल्यू जैसे ही पुट किया डाइपोल की वजह से क्या मिल गया, 2k p अपॉन आर की पावर 3। हमने एक्सियल पोजीशन पे लिया तो ऐसा आएगा, अगर इक्वेटोरियल पे लेंगे तो अलग आ जाएगा, बट ओवरऑल एक चीज कॉमन रहेगा कि फोर्स जो है 1 अपॉन आर की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होगा, या हम बोल सकते हैं आर की पावर 3 के रेसिप्रोकल होगा। ठीक, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग ये समझे कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाएगा, तो फोर्स कितना रिड्यूस हो जाएगा, 8 टाइम्स। और अगर हम क्या कर दें, डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक समरी देखा। अगर दो पॉइंट चार्ज है तो फोर्स जो है क्या होगा, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा, और अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और पॉइंट चार्ज है तो फिर डिस्टेंस के क्यूब के रेसिप्रोकल होगा। और इसी तरह हम फोर्स बिटवीन टू डाइपोल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये आर की पावर 4 के रेसिप्रोकल होगा, जिसका डेरिवेशन हमने नहीं किया है और इसकी जरूरत भी नहीं है, बस हमको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। चलो अब शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का जो क्लास है ना, अब एक अलग ही डायरेक्शन पे जाने वाला है। मतलब जितना हम लोग पढ़े हैं उसका यूज तो होगा, बट यहाँ से हम कुछ नया चीज सीखने वाले हैं, और ये जो चीज सीखेंगे अब ये आगे कुछ क्लासेस तक के पूरा कंटिन्यू चलने वाला है, तो थोड़ा नया चीज रहेगा, ध्यान से समझना। पहला टॉपिक हम समझते हैं, ये एक छोटा टॉपिक है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है, जो हम बड़ा टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, उसके लिए काम आने वाला है। एरिया वेक्टर। देखो एरिया हम जानते हैं, एरिया क्या होता है, अलग अलग जो स्ट्रक्चर होता है उसका अलग अलग क्या होता है, एरिया होता है। मतलब जिसका 2 डायमेंशन रहेंगे वो क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो वर्ड है उसी में ही समझ आ रहा है कि एरिया वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये होता क्या है, एरिया वेक्टर जो होता है, ये जो भी सरफेस हमारे पास है, जैसा भी सरफेस रहे, उस सरफेस का ऑलवेज परपेंडिकुलर, उस सरफेस का ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। एरिया वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो भी उस सरफेस का एरिया रहेगा वही उसका एरिया होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा ऑलवेज उस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो उसी को हम डिफाइन करके लिखे हैं, एन एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर। ये क्या है, एक वेक्टर है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, whose magnitude is equal to the surface area। उस सरफेस का जो भी एरिया रहेगा उतना ही इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो बस ये मैंने समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखा है, नॉर्मल ही वर्ड अब मैं यूज करेंगे आगे चल के। एंड हुज डायरेक्शन इज नॉर्मल, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस में एक बात हमेशा ध्यान रखना है, हम ओपन सरफेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ओपन सरफेस। ओपन सरफेस क्लोज सरफेस का मतलब ऐसा है कि जैसे ये क्या है, ओपन सरफेस है, अब इसके बाद आगे का स्पेस क्या है, ओपन है, लेकिन अगर मैं इसको किसी चीज से ढक दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस हो जाएगा। तो फिर हम क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर का बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ किस बात करेंगे, ओपन सरफेस का बात करेंगे। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो देखो, लेट सपोज हमारे पास एरिया वेक्टर ए वेक्टर है,
तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एरिया ए। और जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल बताता है डायरेक्शन को, तो नॉर्मल को हम एन से रिप्रेजेंट कर लेंगे और उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ए इंटू एन कैप। आगे चल के हम बहुत बार क्या करेंगे, एरिया को ना हम लोग स्मॉल एरिया लेके चलेंगे, और स्मॉल एरिया को जनरली एरिया को हम लोग ए या फिर एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो स्मॉल एरिया को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डी ए से या तो फिर डी एस से। तो जो डी एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर डी एस इज इक्वल टू डी एस इंटू एन कैप। समझ आया, एन कैप बता रहा है उसके नॉर्मल को, मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। आगे चल के हम इसी का यूज करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ चीज समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू, अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए। तो हम दो तरीके के स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं। पहला है हमारे पास एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन सरफेस, किसके बारे में बात करेंगे, प्लेन सरफेस। और दूसरा बात करेंगे हम कर्व सरफेस का। तो दोनों को मैं एक साथ बताता हूं। यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास एक इस तरह से प्लेन सरफेस है, ये देखो, ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एक क्या है, सिंपल प्लेन है। प्लेन है मतलब उसका दो साइड रहेगा, एक तो लेंथ होगा और एक क्या होगा, विड्थ होगा। अब इसका एरिया मैं एज्यूम कर लेता हूं क्या, ए। इसका एरिया मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ए। ए किससे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलेगा। ठीक है, ये मान लो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ये जो ओपन सरफेस, इसको आप समझो एक पेज है, ये क्या है, एक पेज है। जैसे कि एक बुक है ना, तो ये बुक का बस ये ऊपर वाला पेज या पूरा बुक भी समझ सकते हो। बट हम अगर बात करेंगे 2D और 3D की तो अलग अलग हो जाएगा। 2D की बात करेंगे तो सिंगल एक पेज आ जाएगा, 3D की बात करेंगे तो पूरा कंप्लीट बुक आ जाएगा, क्योंकि इसका हाइट भी है थोड़ा सा। तो हमें फिलहाल सिर्फ इससे मतलब है एक प्लेन से। इसका एक प्लेन अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो इसी प्लेन को समझ लो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। अब इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, एरिया तो समझ आ गया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहा है, जो भी हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये क्या कहलाएगा, इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। एरिया आज तक हम जानते थे, अब क्या जान गए, एरिया वेक्टर। तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा ये क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर। अगर सरफेस ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। जिधर भी रहे सरफेस, अगर ऐसा हुआ तो इधर पे हो जाएगा। समझ आ रहा है, जैसा भी इधर रहा तो ऐसा, बस उस सरफेस का क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ये देख सकते हैं, लेट सपोज ये एक सरफेस है। अब हम तो इसको ऐसा दिखा नहीं सकते, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसा फ्लैट कर दिया है। बट ये एक्चुअल में ऐसा सरफेस है, इसका ओपन जो है इधर पर होगा। ठीक, तो अगर ये इस डायरेक्शन में ओपन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर से जिस भी जगह आप लेना चाहेंगे ये इसका हो जाएगा एरिया वेक्टर। समझ आ रहा है, और इसके डायरेक्शन को हम दिखाते हैं किससे, एन कैप से। किससे दिखाते हैं, एन कैप से। और इस वजह से अब इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, एरिया है ए तो एरिया को हम ए लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, ये किसके लिए मैंने बात किया, एक प्लेन सरफेस के लिए। प्लेन सरफेस का एरिया निकालना बहुत ही आसान है, और वैसे भी हमको तो सरफेस के एरिया से फिलहाल मतलब ही नहीं है। सरफेस का जो एरिया निकालना तो हम लोग क्लास 10 से जान रहे हैं, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। हम मेन चीज सीख रहे हैं क्या, यहाँ पर जो भी एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन। क्या सीख रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। अगर ये हम ओपन सरफेस नीचे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमें सिर्फ मतलब किससे, उसका परपेंडिकुलर सरफेस से। नेक्स्ट, अब दूसरा हम ले लेते हैं कर्व सरफेस। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कर्व सरफेस कैसा भी करके है, इस तरह से। ये कुछ भी सरफेस हो सकता है, लेट सपोज हमने ऐसा कुछ भी एक सरफेस अपने से अज्यूम कर लिया। अब इस सरफेस का अगर हमको एरिया निकालना है तो इसका एरिया कैसा होगा, इसका एरिया हम फिलहाल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर हर जगह पे अलग अलग होगा, क्योंकि कर्व सरफेस है। ये तो क्या था, एक फ्लैट सरफेस था, तो इसका पूरा क्या है, सब एक ही डायरेक्शन पे है, इसलिए परपेंडिकुलर इसके हर पॉइंट पे अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इसके सरफेस के हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके से परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहा है, जैसे कि अगर मैं क्या कर लूं, कोई भी एक सरफेस ले लेता हूं, मान लो अपन इसको देखते हैं, ये देखो ये है, ठीक है। अब हंसना हंसना नहीं है, ये हो गया। अगर मैं इस जगह पे देखूं, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चला गया। अगर मैं यहां पर देखूं इधर चला गया, तो क्या इसका कोई एक डायरेक्शन मिल रहा है क्या परपेंडिकुलर का, नहीं, हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है। अगर मैं इसका निकालूंगा तो ये पूरा सब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अगर ये प्रॉपर क्या है, प्लेन सरफेस है, तो क्या हो जाएगा, हर जगह पे
एक ही आएगा, एक ही डायरेक्शन दिख रहा है, समझ आ रहा है, बस ये ऊपर की तरफ आ रहा है हर पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आ गया, समझ आ रहा है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा पार्ट एज्यूम करेंगे, इसका हम एक छोटा सा पार्ट एज्यूम कर लेंगे। ये मान लेते हैं कि एक छोटा सा पार्ट जो कि एक पॉइंट की तरह है, एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा एरिया एज्यूम कर लिए, और इस एरिया को हम कितना बोल देंगे, इसको बोल देंगे ds, या फिर क्या बोल सकते हैं, dA बोल सकते हैं। यहां से अब हम क्या निकाल सकते हैं इसका, यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, इसका एरिया वेक्टर। लेट सपोज ये इस तरह से ओपन है, तो ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर, जिसको अगेन मैं क्या बोल दूंगा, एन कैप बोल दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ds इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप। बात समझ आया। डायरेक्शन के लिए हमको ऑलवेज ध्यान रखना है सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, और अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो उसमें क्या कर देंगे, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया इंटू उसका डायरेक्शन क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर कहलाएगा। अभी थोड़ा सा हम और ज्यादा एग्जांपल देखते जाएंगे और क्लैरिटी आती जाएगी अलग अलग सरफेस का कैसे निकलेगा। बट मेन चीज क्या है, मेन चीज ये ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर में दोनों चीज साथ रहता है। एरिया निकालना हम जानते हैं, मेन फोकस किस पे करेंगे, डायरेक्शन पे। जैसे अब यहीं पे एक छोटा सा हम और चीज समझते हैं, यूनिट वेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं अपने। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस का आई केप, वाई एक्सिस का जे केप, और जेड का क्या हो जाएगा, के केप। तो इसको हम लोग वेक्टर से कनेक्ट करते हैं। देखना, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ प्लेन्स इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। मान ले मैं तीनों को एक साथ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसको मान लेते हैं क्या, वाई एक्सिस, इसको क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस। हमको ये बात अच्छे से पता है कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई एक्सिस का क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस का क्या होता है, के कैप। ये इसके डायरेक्शन का वेक्टर होता है, मतलब यूनिट वेक्टर होता है। एक 3D स्ट्रक्चर है ये। कैसा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ चीजें और इमेजिन आपको कराता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर कुछ 3D स्ट्रक्चर लेता हूं, जैसे कि अपन ले लेते हैं एक स्फीयर, स्फीयर है ना। एक स्फीयर अगर मैं बनाऊं तो बताओ एक स्फीयर में कैसे निकलेगा। ये इसका सेंटर वेंटर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको समझते हैं एक स्फीयर है ये अगर एक स्फीयर है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ। इसका यूनिट वेक्टर अगर मैं इस पॉइंट पर देखूंगा तो इस पॉइंट पे किधर भागेगा, इधर भागेगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो ये किधर भागेगा, ऐसे भागेगा। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो ये ऐसे भागेगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो किधर आएगा, इधर पे आ जाएगा। अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो इधर आ जाएगा। देखो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस स्फीयर का अलग अलग आ रहा है ना, ये दिख रहा है। ये देखो यहां पर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो एक स्फेरिकल सरफेस है, यहां पर हर जगह कितना एंगल है, 90 डिग्री का। हर जगह कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो ये क्या स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। और मान लो अगर हम एक क्यूब ले लेते हैं 3D में, ये देखो क्यूब हो गया हमारे पास। अब इस क्यूब में अगर हम अलग अलग सरफेस पे थोड़ा फोकस करें तो सबसे पहले अगर मैं इस ऊपर वाले सरफेस का बात करूं तो ये ऊपर वाला सरफेस हो जाएगा, है ना। एक क्यूब है मतलब एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स का जो ऊपर का सरफेस रहेगा उस पर यूनिट वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। समझ आ रहा है। अगर मान लो हम फोकस करते हैं इस पे, ये साइड वाले पे, ये ऐसा है तो इसका किधर हो जाएगा,
इधर पे हो जाएगा। ठीक है, ये एक बॉक्स है, जैसे ये वाला बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इसका यूनिट वेक्टर इधर चला गया, इसका कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये जो फ्रंट, इसको ये जो सामने दिख रहा है इसका इधर आ जाएगा, इसका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसके हर सरफेस का क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर रहेगा। अब बस यही समझ लो कि हम इसी को, इसी 3D का हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस बना दे रहे हैं, क्योंकि इसका 3 एक्सिस क्या होगा, अगर मैं इसके 3 एक्सिस ड्रॉ करने चलूं तो इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट से चलता हूं, ये वाला पॉइंट मान लो, गड़बड़ हो गया क्या, चलो दिख जाएगा यहां से। वैसे अगर मैं इस पॉइंट से चलूं तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा इसका एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा इसका वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा इसका जेड एक्सिस। लेकिन जेड एक्सिस ठीक से दिख नहीं रहा है, उल्टा वाला बन गया है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसा कर देते हैं, 2 3 4, ये ठीक था। रुको, इसको उल्टा कर रहा हूँ ना। ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ये हमारे पास एक क्यूब हो गया, इस क्यूब के 3 एक्सिस, यहां चला गया एक एक्स एक्सिस, यहां से आ जाएगा वाई एक्सिस, और यहां से क्या आ जाएगा जेड एक्सिस। ठीक, तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये क्या हो गया z एक्सिस हो गया। अब अगर हमें इस सरफेस का चाहिए, ये वाले सरफेस का, तो इसका किधर हमने लाया, अभी हमने देखा इधर पे आ गया, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। अगर हम इस सरफेस का देखेंगे तो इस सरफेस का कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, वेक्टर ए। ये क्या हो जाएगा इसका वेक्टर ए। समझ आ रहा है। ठीक, अब इसी को हम ठीक तरीके से समझते हैं। ये तो क्यूब का हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, 3D पूरा, क्योंकि कोई भी जो प्लेन रहेगा, एक प्लेन रहेगा दो एक्सिस में, दो कोऑर्डिनेट में, तो हम क्या करते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट में पॉसिबल हो सकते हैं 3D के अंदर, वो सबको समझते हैं। पहला पॉसिबिलिटी कहाँ रहेगा, वो तो या तो एक्स वाई में हो जाएगा, दूसरा कहाँ रहेगा वाई जेड में रहेगा, तीसरा कहाँ रहेगा जेड एक्स। भाई हमारे पास 3 एक्सिस है, लेकिन एक प्लेन कहाँ लाई करेगा, 2 ही एक्सिस में करेगा। एक प्लेन जो होता है, एक प्लेन ऑलवेज 2 एक्सिस में कवर होता है, क्योंकि उसका क्या रहता है, एक लेंथ रहेगा और दूसरा क्या रहेगा विड्थ रहेगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स और वाई में प्लेन लाई करे। अगर एक्स और वाई में वो प्लेन लाई करेगा तो बताओ कैसे रहेगा, ये हो गया एक्स और वाई में उसका लेंथ, और ये क्या हो जाएगा उसका विड्थ। ऐसा ही प्लेन रहेगा। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब आप बताओ, अगर कोई भी हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है, अगर एक्स और वाई प्लेन है, तो उसका परपेंडिकुलर ऑलवेज किधर होगा, जेड में। किधर होगा, जेड में। अगर एक्स और वाई प्लेन हमारे पास है, जैसे कि मैं एक यहाँ दीवार के कॉर्नर को देखूं, या मान लो कि जस्ट इमेजिन करने के लिए समझो कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये बिल्कुल बोर्ड ही है, और जेड एक्सिस मतलब क्या है, ऐसे खड़ा उसका परपेंडिकुलर। ये जेड एक्सिस कैसा होता है एक्चुअल में, जेड एक्सिस तो ये है, यही है ना। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास ये बोर्ड ही प्लेन है, तो इस बोर्ड का परपेंडिकुलर किधर होगा, बाहर की तरफ। किधर होगा ये, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो आ रहा है वो किसका डायरेक्शन है, जेड का डायरेक्शन है। समझ आ रहा है ना। तो एक्चुअल में इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा क्या, वो इधर की तरफ आ जाएगा। इसका जो एरिया वेक्टर आएगा ये इधर की तरफ ऐसे बाहर निकलेगा। समझ आ रहा है, इस डायरेक्शन में। अब ये है ऐसा, बट मैंने इसको रेफरेंस माना है, इसलिए क्या कर दिया, इधर दिखा दिया। ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा के केफ। क्या होगा, डायरेक्शन के केफ। कोई दिक्कत समझने में इसको। अब हम दूसरा ले लेते हैं।
मान लेते हैं कि अब हमारे पास जो प्लेन है वो कैसा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। तो देखो वाई जेड प्लेन कैसा होगा, थोड़ा सा मैं अलग करके दिखाता हूं इसको। ये हो गया वाई और ये हो जाएगा जेड में। ठीक, ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। अब बताओ वाई जेड प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, उसका बचा हुआ मतलब एक्स। जो भी दो प्लेन कवर हो रहे हैं उनका परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या रहता है, थर्ड। क्यों, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट करूं तो देखो ये हो गया क्या हमारा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो आप खुद देखो कि अगर कोई भी इस प्लेन में लाई करेगा तो उसका परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, अगर कोई इस प्लेन में लाई करेगा तो उसका परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो जाएगा। मतलब कोई भी दो प्लेन में अगर लाई कर रहा है तो उसका परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, थर्ड एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। ये तो बहुत कॉमन बात है, बस उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर y और z प्लेन हम कंसिडर करेंगे तो उसका अगला जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो कौन सा होगा, x होगा। x एक्सिस है, इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, यहां से x को अलग से दिखा दूंगा। ये देख लो, ये ऐसा इधर की तरफ, ये ऐसा, समझ आ रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये आई के, कोई दिक्कत। अब थर्ड हम दिखाते हैं z एक्सिस को। ये ले लेते हैं रेड कलर से। z एक्सिस क्या हो जाएगा, ये ऐसा करके गया और यहां से ऐसा। ठीक, ये कौन सा हो गया, ये हो जाएगा जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। जेड और एक्स प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई। कौन होगा, वाई होगा। तो वाई को हम अलग से दिखा देते हैं। ये देख लो, वाई मतलब ऊपर की तरफ। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, जे कैप। ये सिर्फ समझाने के लिए था, बाकी आप शॉर्ट में तो यही लिख सकते हो कि अगर हम परपेंडिकुलर लिखते हैं एक साथ, देखना जरा, हमारे पास अगर एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर पे मैं लिखता हूं प्लेन और इधर पर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। ये प्लेन हो गया और ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक, फर्स्ट क्या है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, जेड रहेगा, जेड मतलब के। दूसरा वाई जेड प्लेन रहेगा, तो वाई जेड प्लेन का क्या हो जाएगा, वाई जेड का एक्स, एक्स मतलब आई के। थर्ड क्या रहेगा, जेड एक्स प्लेन और जेड एक्स प्लेन का क्या हो जाएगा, जे के। कोई दिक्कत, फिलहाल हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड करेगा कि कौन सा तरह से वो रखा गया है। हम सबका पॉजिटिव लेकर के एज्यूम कर रहे हैं। अगर ये नीचे आ जाएगा तो क्या रहेगा, नीचे। अगर ये इधर निगेटिव हो जाएगा, अगर एक्स जो है एक्स का उल्टा रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो सबका उल्टा निगेटिव भी हो सकता है, बट फिलहाल हमें किससे मतलब है, सिर्फ परपेंडिकुलर को जानने से मतलब है। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एक्सिस को कैसे ले रहे हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव जो है कोई अभी यहाँ दिक्कत का बात नहीं है। चले आगे, अभी हमने क्या समझा, सिर्फ एक टॉपिक को, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको समझने के लिए एरिया वेक्टर ही काम आने वाला है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अब ये नहीं समझो कि बिल्कुल अलग चीज पढ़ रहे हैं, हम वही कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी को अगर हम क्या करना है, मेजर करना है, हम कोई भी एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं। ये देखो, ये एक सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया से कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं, उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितने सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहे हैं, यही मेजरमेंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अब बात ये आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहे हैं ये पता कैसे चलेगा। देखो एक एग्जांपल फिर समझते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है। अब इस पर्टिकुलर सरफेस से मुझे ये जानना है कि कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुए हैं। तो सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके पास हो रहे हैं तो क्या मुझे पता चल पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं ये हमेशा तभी पता चल पाएगा जब वो क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, जब इसको इम्बेड करेगा, जब इसमें ये क्या करेगा, जब इसको छेद देगा, जब इसमें घुस जाएगा, जब इसको टच करेगा। समझ आ रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब सरफेस के परपेंडिकुलर जाकर के उस पर क्या करेगा, इम्बेड करेगा, तब समझ आएगा कि भाई इससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्योंकि इससे जो निकल गया हो तो कितना सारा निकल सकता है, पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसीलिए हमने क्या किया, सरफेस का परपेंडिकुलर डिफाइन किया है। सरफेस का परपेंडिकुलर जो होता है एरिया वेक्टर होता है, और जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस सरफेस से पास हो रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें क्या जानना जरूरी था, एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर ही बता रहा है कि उसको क्या कर रहे हो, टच कर रहा है, वहां से पास हो रहा है। जो सीधा निकल गया वो क्या बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। एरिया तो है इसका, लेकिन एरिया में अगर ऐसे पास होगा तो पता चलेगा क्या, नहीं, उसके एरिया वेक्टर से पता चलेगा। समझ आया। तो यहां पर क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द काउंटिंग, ये क्या है, एक तरीके से काउंटिंग है, मेजर है ये, काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू नॉर्मली, पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, यही क्या कहलाता है। तो अब ये तो क्वांटिटी है, तो आप खुद ही बताओ, ये जो क्वांटिटी है तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक है ये क्या है, काउंटिंग है ये तो। मतलब हाँ 20 लाइन पास हो गए, 50 लाइन पास हो गए, तो ये क्या होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, ये क्या होगा। अच्छा आपके पास 5 पेन है, ये वेक्टर है ये, तो क्या है ये, स्केलर है, स्केलर है। समझ रहे ना, काउंटिंग क्या है, काउंटिंग भाई स्केलर है ना, वेक्टर थोड़ी है। काउंटिंग का कोई डायरेक्शन होगा क्या। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जो क्या रहेगा, वो रहेगा स्केलर। जबकि आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें इसके फॉर्मूले में वेक्टर आने वाला है, जो एरिया हो मल्टीप्लाई होगा, उसके बावजूद भी क्या रहेगा, ये स्केलर। क्योंकि प्रैक्टिकली आप समझो, जब हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग का कोई डायरेक्शन थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ क्या है, काउंटिंग है। किसका काउंटिंग है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रहता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं रहेगा। और क्या बताएगा ये हमको, इट गिव्स द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब वहां पर एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी, चार्ज की, है ना। तो यहां पर इट गिव्स द आइडिया, इट गिव्स द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पासिंग थ्रू द एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि वो वहां पर उस चार्ज का प्रॉपर क्या बता रहा है, एनर्जी को भी बता रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है सेम ही है। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एक तरीके से उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना एनर्जी पास हो रहा है, कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, उसको भी इंडिकेट करता है। कोई दिक्कत समझने में यहां तक के। चलो अब देखो, हम ये समझते हैं कि ये जो फ्लक्स आएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास हो रहा है, इसका काउंटिंग किन चीज पे डिपेंड करेगा। जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया और ये ले लिया एक बड़ा एरिया, इसको मैंने बोल दिया ए और इसको क्या बोल दिया, बी। अब बताओ किसमें फील्ड लाइन ज्यादा है, ए में कि बी में, बी में है। किसमें ज्यादा है, बी में। इसमें कितना लाइन कवर हुआ, सिर्फ 3। इसमें कितना कवर हुआ, 5 कवर हुआ। तो भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, मतलब इसके फ्लक्स का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो पहला किस पे डिपेंड किया, ये एरिया पे डिपेंड किया। किस पे डिपेंड किया, एरिया पे। इस फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, फाई से। तो फाई जो है डिपेंड करेगा किस पे, फाई डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग ए मान के चलते हैं, ठीक। दूसरा ये किस पे डिपेंड करेगा, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये देखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पहला यहां पर इस तरह से है, इसको मैं हटाता हूं। अब दूसरा,
देखो इसी को मैं उठा के लेकर आता हूं, है ना। सेम एरिया है, ठीक। इसी एरिया ने अभी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर किया था, 3 को। अब देखो इसको मैं ले आता हूं यहां पर, कितना सारा कवर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, सबको कवर कर लिया। तो बताओ सरफेस एरिया तो सेम है। अभी हमने बोला कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और उसको हमने प्रैक्टिकली समझ भी लिया कि हाँ सही बात है, डिपेंड कर रहा है। ये देखो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एरिया, सेम एरिया में भी देखो क्या हो गया, फ्लक्स का वैल्यू अलग अलग आ गया। मतलब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। अगर पास पास है मतलब ज्यादा इंटेंसिटी है, अगर दूर दूर है मतलब कम इंटेंसिटी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ आ रहा है। ये एरिया पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा, साथ में किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। सेम एरिया है, लेकिन यहां पर देखो इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मतलब ये ज्यादा पास पास है और ये क्या थोड़े दूर दूर है। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत समझने में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा वहां से पास हो जाएंगे। क्लियर। अब तीसरा चीज जिसको इमेजिन करने की कोशिश करना, किस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास इस तरह से एक सरफेस है, इस तरह से एक सरफेस है, तो सोचो अगर कोई भी इस एंगल से पास हो रहा है, कोई भी अगर इस एंगल से पास हो रहा है, या कोई भी इस एंगल से पास हो रहा है। मैं सिर्फ 2 एंगल समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी को समझ जाना आप। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से सीधा गया, मतलब कितने एंगल पे गया, कितने गया, 90 पे। और कितना गया, कितना फील्ड लाइन गया, 1 गया। समझ आ रहा है। ऐसी मैं कितना कर दूंगा, 50 अगर परपेंडिकुलर ला दूंगा तो कितना फील्ड लाइन चला जाएगा, 50 चला जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर जितने भी आएंगे सबको हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे पास करा दिया तो कितने एंगल पे गया, ये 0 पे। तो 0 पे मतलब यहां पर से कोई पास हो रहा है क्या। पास का मतलब ये नहीं समझना कि सर यहां से चला गया। पास का मतलब ये पता चलता है कि जब वो इंबेड करता है, जब वहां पर टच करता है। ये तो टच ही नहीं किया तो उसके सरफेस से क्या हो गया, तो पैरेलल भाग गया। तो पैरेलल जो भागता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ये अगर ऐसा चला गया मतलब कितने एंगल पे चला गया, 0 पे चला गया। कितने पे चला गया, ये 0। तो अगर 90 एंगल पे गया तो देखो अगर 50 लाइन पास हो रहा है तो पूरा 50 काउंट होगा। लेकिन अगर 0 पे चला गया, 1000 भी चला जाएगा तो भी क्या होगा, हमारे लिए 0 ही रहेगा। इसका मतलब एंगल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। अगर ये कुछ अब 0 और 90 के बीच में हो सकता है कुछ और भी एंगल रहे, तो उन एंगल पे भी डिपेंड करेगा। मैंने सिर्फ 2 एंगल को यहां इमेजिन करना ज्यादा आसान है करके 2 एंगल को लिया। पहला केस को 0 जिसमें बिल्कुल पास नहीं हो रहा है, और दूसरा क्या है 90 जिसमें 100% पास हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका अलग अलग पासिंग कैपेसिटी रहेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये एंगल पे डिपेंड करेगा। बात समझ आया। किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। किसके एंगल पे डिपेंड करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उसका एरिया है। तो एरिया वेक्टर क्या है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे क्या है, 100% तो पास हो रहा है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो एरिया वेक्टर से उसका कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल बनेगा। बात समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि एक सरफेस है। ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है। देखो ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस का यूनिट वेक्टर मैंने किधर मान लिया, यूनिट वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर किधर मान लिया, क्या मान लिया, इसका एरिया वेक्टर। अब सारे जो फील्ड लाइंस है वो कैसे पास हो रहे हैं, ऐसे करके। तो बताओ ये पास हो रहा है, कितने एंगल पास हो रहा है, कितने पास हो रहा है, 0 पे। कितने पास हो गया, 0 पे। लेकिन अगर ये ऐसा पास हुआ तो, अगर ये ऐसा पास हुआ तो, जैसा भी कर लो चलेगा। ये देखो कितना पे पास हो रहा है, ये कितने पे पास हो रहा है, 90 डिग्री पे। किसके 90 डिग्री पे, सरफेस के। लेकिन एरिया वेक्टर से कितने पे है वो, 0 पे। मतलब एक तरीके से एरिया वेक्टर के पैरेलल है। तो जो एरिया वेक्टर के पैरेलल आएगा वही क्या रहेगा, वही उसको इम्बेड करेगा और उसी को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। लेकिन अगर कोई भी अलग एंगल पे जा रहा है, अगर कोई भी क्या हो रहा है,
अलग एंगल पे जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा पता है, इसका दो कंपोनेंट बन जाएगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या करेगा, काउंट किया जाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट किया जाएगा क्या, नहीं। इसीलिए अलग अलग एंगल पे क्या होगा, अलग अलग उसका मेजरमेंट रहेगा। तो तीसरा चीज जो हम लिख सकते हैं, फाई डिपेंड करेगा, अगर इनके बीच के एंगल को हम क्या मान ले, थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा पे डिपेंड करेगा। समझ आया कि नहीं। अभी जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करूंगा तो ये बात आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि जो भी हमारे पास फ्लक्स आएगा उसके फॉर्मूला में ये तीन चीज क्यों रहता है। क्लियर। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम सीधा ये बोल सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम बोलेंगे क्या, फाई प्रोपोर्शनल टू ए। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पे, ये हो जाएगा फाई प्रोपोर्शनल टू ई। और थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो ई एंड ए के बीच का एंगल जो रहेगा उसको अपन क्या मान लेते हैं, एंगल को भी थीटा मान लेते हैं। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये फाई प्रोपोर्शनल टू थीटा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। और फाइनली अगर मैं एक सरफेस ले लूं अपने मन से इस तरह से, ये इस तरह से अगर मैं एक सरफेस ले लूं, इस सरफेस का यूनिट वेक्टर इस सरफेस का यूनिट वेक्टर अगर इस तरह से है, जिसको हम क्या बोलते रहे हैं, यूनिट वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर ए हो जाएगा। ये एक सरफेस है। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा काउंट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही काउंट किया जाएगा जो इधर पास होगा। लेकिन अगर इधर पास ना होकर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इधर पास होता है, ये इस तरफ पास होता है, और इसका सरफेस किधर है, सरफेस है इधर, ये इसका सरफेस। इस डायग्राम को अच्छे समझने की कोशिश करना, बहुत सारा चीजें क्लियर कर देगा। ये हो गया क्या, इसका सरफेस, ये ऐसा, ये हमारे पास है, तो ये तो सरफेस हो गया इसका। ठीक, ये सरफेस हो गया, ये क्या हो गया, इसका यूनिट वेक्टर हो गया। अब मान लेते हैं कि कोई भी एक जनरल एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास हो रहा है, समझ आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि यहां से कितना एंगल बना रहा है, इसी क्या बोलेंगे हम, थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, थीटा। तो थीटा एंगल जो होगा वो क्या होगा, ई और ए के बीच का एंगल, ई और ए के बीच का एंगल। जब ये जो ई है इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके अलोंग पास करेगा, इसी के पैरेलल पास करेगा, तब जाके वो क्या होगा, 100% उसको परफेक्टली इम्बेड करेगा और उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम फिलहाल एंगल को अभी कुछ नहीं माने, हम दोनों को क्या मान ले, एक दूसरे के अलोंग है मान ले, तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ई और ए पे, मतलब दोनों दोनों क्या है, एक ही लाइन पे है। यही तो हो गया ना। फ्लक्स मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब है कि कितना सारा लाइन पास हो रहा है। तो कितना पास होगा, जितना उसका एरिया वेक्टर और जितना उसका लाइन। मतलब अगर एरिया कितना है, एरिया छोटा है तो कम पास होगा, एरिया बड़ा है तो ज्यादा पास होगा। जैसे कि अगर इसका एरिया मान लो कितना है, 100 मीटर है, तो 100 मीटर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। अगर इसका 200 मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 200 के अकॉर्डिंग पास होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा सिंपल है ना। यहाँ पर एरिया वेक्टर हो गया ए कैप, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई। तो कितना सारा वेक्टर ई पास होगा, कहां से, वेक्टर ए से, वो डिपेंड करेगा दोनों के मल्टीप्लीकेशन पे। ये दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना बहुत ही एकदम लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। छोटा एरिया रहेगा तो कम ई पास होगा, बड़े एरिया रहेगा तो ज्यादा ई पास होगा। और अगर ई का वैल्यू कम पास हो रहा है तो भाई जो उसका मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो कम आ जाएगा, और कम रहेगा तो कम आ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का जो मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि कितना सारा लाइन पास हो रहा है, कितना सारा लाइन पास हो रहा है, वो सिर्फ लाइन की क्वांटिटी में थोड़ी करेगा, वो तो डिपेंड करेगा ना कि किस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ले रहे हैं। अगर यहाँ पर छोटा ले लेंगे तो भाई यहाँ पर मान लो कितना पास हो गया, 5 पास हो गया। कितना पास हो गया, 5। अब बड़ा ले लेंगे कितना पास हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पास हो गया। समझ आ रहा है। तो कितना सारा एरिया से ये पास हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, ई इंटू ए कर दिया। अब ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट, किसका, दो वेक्टर का। जब इसको हम लोग आगे रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ई ए कॉस थीटा। याद है कि नहीं है? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। और थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। बस इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर रिजोल्व किया है। कोई डाउट यहां तक समझने में? अब देखो, अगर मान लो ये जो वेक्टर ई दिख रहा है, ये जो वेक्टर ई दिख रहा है, इसको आप इस फॉर्मूले से ना समझ करके डायग्राम से समझना चाहो तो भी समझ सकते हो। ये जो ई है कब काउंट किया जाएगा? जब वो इधर आएगा तो, कि इधर आएगा तो? किधर आएगा तो काउंट किया जाएगा, बताओ? इस ई को हम तब काउंट करेंगे जब इस ई का कंपोनेंट इधर पे आएगा, और इधर पे इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। इधर पर क्या रहेगा? तो ई साइन थीटा तो पैरेलल भाग गया, उससे कोई मतलब है कि अपने को नहीं है। तो हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं ई कॉस थीटा इंटू ए। इसका अगर मैं सिर्फ क्या लूं, एरिया को लूं तो क्या हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड को लूं तो क्या हो जाएगा? ई और ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अगर मैंने इसको रिजोल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। कोई दिक्कत समझने में कहीं पे? तो ये हो जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला। इस फ्लक्स के फॉर्मूले को समझने में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो अभी। इस फ्लक्स के फॉर्मूले को समझने में कुछ भी दिक्कत हो तो बता सकते हो। है कुछ दिक्कत? फ्लक्स किस पे डिपेंड किया? अब फॉर्मूले से और क्लियर पता चल गया। किस पे डिपेंड किया? ई पे डिपेंड किया। और किस पे डिपेंड किया? ए पे डिपेंड किया। और किस पे किया? एंगल। ये एंगल थीटा जो है किसके बीच का एंगल है? एंगल है थीटा इज इक्वल टू वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच का एंगल है। समझ आया कि नहीं? अगर ये यूनिट वेक्टर के अलोंग पास होगा तब उसको काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर अलग एंगल पे है तो हम उसका सिर्फ कंपोनेंट लेंगे। कौन सा कंपोनेंट लेंगे? जो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा। जो उधर के डायरेक्शन में जाएगा उसको जीरो मान के चलेंगे। ठीक, तो ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, पहला ई पे, दूसरा ए पे, और तीसरा थीटा पे। यहां तक इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो आप लोगों को? वेक्टर ए इंटू वेक्टर ई को, या वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए को, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो हमने भी क्या समझा? हमने बस एक छोटा सा टॉपिक समझा जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको मैं थोड़ा फील कर सको, इमेजिन कर सको, इसलिए थोड़ा देर तक के समझाया, अलग अलग एग्जांपल लिया। बाकी जब वापस आप रिवीजन करोगे तो बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, समझ आ जाएगा आसानी से, टाइम टेकिंग नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसी का काउंटिंग है। ठीक, और एक हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। और वो पास हो रहा है, इस बात का प्रूफ कैसे पता चलता है? जब वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होता है, मतलब उसके एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में पास होता है। अगर उसके एरिया वेक्टर के प्रॉपर डायरेक्शन पे नहीं है, मतलब उससे कुछ भी थीटा एंगल पे डेविएट है, तो हम उसका क्या कर लेंगे? कंपोनेंट ले लेंगे। और उस कंपोनेंट को पहचानने के लिए हमने क्या किया? यहां पर उसको रिजोल्व कर दिया, और फॉर्मूला क्या आया? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा ध्यान रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन में फंसाएगा आपको। थीटा किसके बीच का एंगल है? ई और ए के बीच का, ना कि सरफेस और ई के बीच का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में फंसाएगा अच्छे तरीके से। यहां पर थीटा जो किसके बीच का एंगल है? ई ए और ई के बीच का, ए और ई के बीच का, सरफेस के बीच का नहीं है। ठीक है, फिर भी जाके आगे क्वेश्चन में फंसोगे, मुझे पक्का पता है। ये फाई प्रपोजनल टू एंगल है ना? एंगल किसका? एंगल बिटवीन, समझ जाओगे ना इसको? एंगल बिटवीन ई एंड ए। नेक्स्ट चीज हम समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? पहले ही समझा दिया, क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग है, मेजरमेंट है ये। दूसरा आता है यूनिट। यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना? एन का मतलब न्यूटन, एम का मतलब मीटर स्क्वायर, और पर कूलम। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल मतलब दिमाग से परे लग रहा है ना? कि समझ आ गया? आ गया? अच्छा, ये जो यूनिट है कहां से आया, समझ आ गया? सबसे पहले पढ़े थे।
देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, यहां से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है ना एक ही यूज करते थे, क्या यूज करते थे, यहां से कूलम पर मीटर यूज किया करते थे, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या यूज, कूलम पर मीटर स्क्वायर यूज करते थे, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कहां से लाया करते थे अब तक के, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, तो Q का हो जाएगा कूलम और ये का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। बट अगर हम इसको न्यूटन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन के फॉर्म में हो जाएगा F अपॉन क्यू, F क्या हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो न्यूटन पर कूलम हो गया। तो बताओ फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है ई ए, कॉस थीटा का क्या होगा यूनिट, क्या होगा कॉस थीटा का यूनिट, ये ऐसे ही रहता है ना, कॉस थीटा का कुछ यूनिट होता है क्या, क्या होता है यूनिट, देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट क्या होगा, हाँ क्या बोल रहे हो, जीरो कभी किसी का यूनिट होता है, हाँ यूनिट पूछ रहा हूँ, यूनिट समझ रहे हो, जान रहे हो, लेकिन क्या है कभी अपने से कोशिश नहीं की हो तो कहां से रिलेट होगा, हाँ जान रहे हो, मतलब आप उसके वो हनुमान जी की तरह बन गए हो, है ना, आपको बताया जाएगा कि आप इसको भी जानते हो आप इसको भी जानते हो, क्योंकि कभी खुद से अगर रिलेट करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपके पास क्या चीज आपको पता ही नहीं चलेगा। कॉस थीटा का कुछ यूनिट होता है क्या, यूनिट लेस है, क्या है ये यूनिट लेस है। ई का क्या है, चलो बस मैं कंफ्यूज करने के लिए भी इसको लिखा था, वापस आते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू अगर हम चाहें तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए से भी निकाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं ई ए कॉस थीटा से। तो ठीक है कॉस थीटा का कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा। अब देखो ई का क्या होता है, ई का हो गया न्यूटन पर कूलम और ए का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। इसके बाद ना ये जो दूसरा यूनिट लिखा है वोल्ट पर मीटर, ये अगले चैप्टर में समझ आएगा। E इज इक्वल टू होता है माइनस डीबी अपॉन डी आर, डीबी अपॉन डी आर। यहाँ पर क्या है चेंज इन वोल्टेज है, ये चेंज इन वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा इसका V का वोल्ट और यहाँ पर ये क्या है डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इसको फिलहाल दिमाग में रखने की बस कोशिश कर लो, याद कर लो बस क्या हो जाएगा यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर, क्योंकि अगले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से ये बार बार आने वाला है, तो उसको याद करने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा और दूसरा क्या रहेगा वोल्ट पर मीटर। कभी कंफ्यूज करने के लिए मान लो अगर कूलम से रिलेट कर दिया तो हम कैसे कर सकते हैं, कूलम से अगर रिलेट किया तो भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत होशियारी से क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप जिन चीजों को कभी सोचे भी नहीं रहोगे ना उस चीज को रिलेट करने के लिए बोल देता है। तो हम कूलम से भी एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा बताओ। फाई इज इक्वल टू ई ए, ई का कितना हो जाएगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर, कूलम पर मीटर का स्क्वायर, ओके, और क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट कूलम ही हो गया। समझ आ रहा है। तो कभी अगर रिलेट करने के लिए ये भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। चले आगे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बस समझने के पर्पज से एग्जांपल के तौर पे, बट इसको हम क्वेश्चन बना के ही लिखेंगे। कौन सा नंबर का क्वेश्चन का, क्वेश्चन का नंबरिंग बताओ। डिलीट कर दिया, 176 तक पहुंचे थे ना, 177। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ई इज इक्वल टू, वेक्टर ई इज इक्वल टू ये हमको दिया हुआ है, वेक्टर ई का वैल्यू ये दिया हुआ है, तीनों डायरेक्शन का कोऑर्डिनेशन एक साथ दे दिया गया है।
ठीक है। दूसरा वेक्टर ए दिया है, उसका पोजीशन इस तरह दिया हुआ है, एरिया वेक्टर का पूरा प्रॉपर पोजीशन दे दिया गया है, आई कैप, जे कैप और के कैप, मतलब तीनों डायरेक्शन में हो, तीनों डायरेक्शन में है ना। देन फाइंड फ्लक्स, तो क्या निकालना है, फ्लक्स। अब वेक्टर ही अगर दिया है तो डायरेक्टली क्या कर लेंगे, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए लगा देंगे। अगर वेक्टर दिया तो इसको लगा देंगे, अगर मैग्नीट्यूड दिया रहता तो क्या लगाते, ये कॉस थीटा लगाते। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है सीधा एक साथ लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होता है ये 10 आई के प्लस 2 जे के। फटाफट सॉल्व करो आप लोग, आंसर बताओ मेरे से पहले। के और क्या हो जाएगा इंटू 3 आई के प्लस 5 जे के और माइनस 3 के। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, याद है कि नहीं इसको सॉल्व करने का तरीका, बहुत पहले पढ़े थे है ना क्लास 11 में। कितना है आंसर बताओ जल्दी। कितना है भाई, कितना देर लग रहा है। यही हाल होगा कि अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे तो तब पढ़ने के बाद भी अंडा बटे पराठा। समय समय पे कॉन्सेप्ट का रिवीजन जरूरी है, आखिरी में तकलीफ होती है वरना। बाप रे, आज जाके रिवीजन करना वेक्टर को थोड़ा अच्छे से। जो बातों को सीरियसली लोगे उनका रिजल्ट जो है आखिरी में अलग से दिख ही जाएगा, और जो लोग बात को बस यहाँ सुनने के लिए लाइटली लोगे उनका भी रिजल्ट अलग से दिख जाएगा। देखो यहाँ पर भाई आई इंटू आई डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में एंगल कितना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्रॉस मतलब 90 डिग्री, डॉट मतलब 0 डिग्री। तो इसको अगर हम करेंगे आई कैप मतलब क्या हो जाएगा, ये आई का वैल्यू होता है 1 इंटू 1 और क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा मतलब कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। तो कभी भी यूनिट वेक्टर का सेम का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कैसा वाला डॉट प्रोडक्ट तो ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा, ऑलवेज क्या आएगा 1। और अगर दूसरे के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, आई और आई के बीच का एंगल कितना होता है, सेम के साथ कितना 0 एंगल ना। अब मान लो इसको दूसरे के साथ कर देंगे, आई का जे के साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा, आई का यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, यूनिट वेक्टर है जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एंगल कॉस 90 मतलब 0। तो जब सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रहता है 1 और अपोजिट के साथ करेंगे क्या होगा 0। तो यहाँ देखो 10 इंटू क्या हो जाएगा सीधा 330, 10 इंटू 5 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जे के साथ में 0, तो सिर्फ आई के साथ में करो, आई का सिर्फ आई के साथ में, जे के साथ में, के साथ में क्या हो जाएगा 0। फिर 2 का बाकी के साथ 0, सिर्फ कहाँ मिलेगा इसका वैल्यू जे के साथ में, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 और 4 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस में रहेगा कितना हो जाएगा 12। कितना है आंसर इसका, कितना हो जाएगा 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 28। देख रहे हो मैट्रिक्स वैट्रिक्स निकाल लियो, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो है ना, है? जानते सब हो, बात वही है, रिवीजन नहीं करोगे तो कब किसको कहां पे इस्तेमाल करना है ये नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो सही चीज का सही जगह पे यूज कर पाए इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को रिलेट करते रहना है, चीजों से प्रैक्टिस करते रहना है। मैं बताया ना, जो सिलेक्शन लेता है और जो सिलेक्शन नहीं लेता है उसमें बस इतना सा अंतर रहता है कि वो अपने आप को हमेशा अपडेट रखता है कि मुझे आज क्या पता है, मुझे आज क्या नहीं पता है, और वो कोशिश करता है कि मुझे हर दिन सब कुछ पता रहे, इसलिए वो उस तरह से प्रॉपर रिवीजन चलते रहता है। शॉर्ट नोट्स बनाने का पर्पज भी वही है कि पूरा आप एक दिन में अगर बोलूंगा चलो रिवीजन कर लो तो नहीं कर सकते, तो थोड़े थोड़े टाइम पे रिवीजन करते रहना शॉर्ट नोट से, लेकिन नहीं करोगे तो गड़बड़ है।
चलो भाई, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में शायद डायग्राम की नीड है। हाँ, सी फिगर बोल रहा है तो मैं इस पर डायग्राम बना देता हूँ। पढ़ो और बनाओ, है ना, डायग्राम बस हो गया, इतना ही है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 170। 178। क्या हो जाएगा आंसर? देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं एक बार। ये मान लो हमारे पास एक सरफेस है। इस सरफेस का यूनिट वेक्टर, इस सरफेस का यूनिट वेक्टर इधर पे चला गया, या एरिया वेक्टर, बार बार यूनिट वेक्टर निकल जा रहा है, एरिया वेक्टर ही समझना। इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इधर से पास हो तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इंटू ए कॉस थीटा, मतलब कॉस 0। इसके साथ में थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे है। कितना पे है? 0 डिग्री पे, सॉरी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और इस केस में फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो सीधा पास हो गया, पैरेलल पास हो गया, अगर सरफेस के पैरेलल पास हो गया तो कोई मतलब का है क्या? नहीं है। अगर वो एरिया वेक्टर से 90 डिग्री बना दे रहा है, मतलब सरफेस के पैरेलल पास हो गया, और अगर पैरेलल पास हो गया तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? 0 होगा। ये अगर मैं अच्छे से लिखूं इसको, तो फाइव इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? ये 0। ये वाला क्या होगा? फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए। मतलब कंप्लीट कहां से पास हो गया? इधर ही से पास हो गया, इधर से कुछ भी नहीं जाएगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अब समझते हैं। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल, एक स्क्वायर सरफेस है जिसका साइड क्या है? एल है। इसके साइड का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एल है ना। फिर क्या बोल रहा है? एल मीटर इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास अगर मान लो एक पेपर है, तो उस पेपर के प्लेन पे ही समझ लो कि स्क्वायर रखा हुआ है। जैसे कि हमारे पास एक पेपर है, ये वाला पेपर, तो उस पेपर के ही प्लेन पे, इस पेपर का प्लेन क्या होगा? यही तो प्लेन होगा। तो इसी के प्लेन पे क्या रख दिया गया? कि स्क्वायर रख दिया है। मान लो एक स्क्वायर सरफेस ये है, और ये हमारे पास एक पेपर है, तो इस पेपर का जो प्लेन है वो कौन सा होगा? यही प्लेन होगा। और इसी पे क्या रख दिया गया है? एक स्क्वायर को रख दिया गया है। मतलब अल्टीमेटली घुमा फिरा के यही बोलना चाह रहा है कि इस तरह से सरफेस का क्या है, यहाँ पर पोजीशन है। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक स्क्वायर है, इसी को आप स्क्वायर मान लो, ये स्क्वायर है। अब क्या बोल रहे हैं आगे? अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना है? ई है। यूनिट क्या ले रहा है? यूनिट ले रहा है वोल्ट पर मीटर। यूनिफॉर्म, हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे मोस्टली, नॉन यूनिफॉर्म बात नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म में ही क्या होगा? वो चीजें जो है प्रॉपर चलेंगी। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई
ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या है, उसी प्लेन में है बोल रहा है। देखो फिर से अच्छे से इमेजिन कराता हूं। ये हमारे पास एक पेपर है, एक पेपर है, इस पेपर का प्लेन ये हो गया। इसी में हमने क्या कर दिया, अपने मन से कोई भी एक स्ट्रक्चर लिया जो स्क्वायर शेप का है। जैसे कि मान लो ये फोन है, इसको आप लोग स्क्वायर मान के चलना, रेक्टेंगल नहीं समझना। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, हमारा एक स्क्वायर आ गया। कि किसके अलाउंग है, किसके पैरेलल है ये, इस सरफेस के, इस सरफेस के प्लेन पे ही ऐसे रख दिया गया है। और इसी प्लेन पे ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास हो रहा है बोल रहा है, ऐसे करके देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, इसी प्लेन पे है, देखो लिखा है ना, ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, उसी प्लेन पे है। समझ आया, जिस प्लेन पे स्क्वायर को रखा गया है उसी प्लेन पे क्या हो रहा है, उसी प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा हुआ है, उसी प्लेन से पास हो रहा है वो। इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस। सिर्फ नीचे बोल रहा है, ये डायग्राम में दिखाया है ना, सिर्फ कहां पर है ये, नीचे में, ऊपर में नहीं है। तो ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, लोअर अपर कोई मतलब का नहीं रहने वाला है यहाँ पर। क्या बोल रहा है, लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस सी इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआई यूनिट्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इज। तो बताओ उसका एसआई यूनिट में फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। भाई ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा इधर की तरफ। अगर मैं यूनिट वेक्टर दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा इसका यूनिट वेक्टर, ये देखो, सॉरी एरिया वेक्टर कहां जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर के साथ में इसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, ई का ई रहेगा, ए का ए रहेगा, और कॉस 90 डिग्री हो गया, मतलब क्या हो गया, 0। बात समझ आया। तो ये इतना सारा कहानी जो घुमा के दिया है, एग्जाम के टाइम में इसी का प्रेशर आ जाता है, कह रहे इतना सारा पढ़ना है, वो इधर लोअर हाफ में कुछ अपर हाफ में ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी आ जाएगा। ये यहाँ पे सोचने में पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे लोग। समझ आ रहा है, यहाँ पर तो बस एक ही साइड में दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा अनबैलेंस हो रहा होगा, कुछ इधर होगा कुछ उधर होगा, ऐसा करके हम पूरा सोच के क्या कर देंगे, टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक, तो ये अभी जितना साधारण लग रहा है क्वेश्चन, एग्जाम में उतना साधारण होता नहीं है ये। वहां पर जो प्रेशर होता है आपको रिलेट करने नहीं देता। जैसे कि वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट था, हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हाँ 100 से ऊपर होगा। लेकिन अभी देखो हम रिलेट नहीं कर पाए, तो नॉलेज में कमी नहीं होती है, कमी होती है कहां पर, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करने में। दिमाग सबके पास होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कब कैसे करना है यही नहीं पता होता। समझ रहा है, नॉलेज भी सबके पास रहता है, लेकिन उस नॉलेज को सही टाइम पर लेकर के आना ये पता नहीं होता है। और ये पूरा जो एग्जाम है ये उसी का ही खेल है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, हम सिर्फ नीट की बात नहीं कर रहे हैं, हर एग्जाम आपसे ये जानना चाहता है क्या आपके अंदर उतनी काबिलियत है कि आप सही जगह पे सही चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, ये पूछना चाहता है कोई भी एग्जाम है। समझ आ रहा है ना, नॉलेज नहीं चेक करता है, नॉलेज तो मस्ट है, नॉलेज प्राइमरी कंडीशन है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज नहीं रहे कोई यूज क्या करेगा। तो नॉलेज तो पहले होना जरूरी ही है, और उसके बाद पूछा जाता है कि आप उस नॉलेज का किस जगह पे कैसे यूज कर पाओगे। तो ये मत सोचना कि हम लोग अच्छा बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे उतने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, पढ़ने के बाद काम शुरू होता है, असली स्टेप तो पढ़ने के बाद शुरू होगा। चलो अगला क्वेश्चन, इसको बताओ। 170, हाँ, ओहो इसमें भी डायग्राम है ना, पहले से ही 0 आ गया। जीरो देखते ही मन में लड्डू फूट जाता है ना। क्वेश्चन से पहले ऑप्शन पढ़ लेते हो, हैं? ठीक ठीक।
ज्यादा बेंड हो गया क्या? ठीक है ना, समझ आ रहा है डायग्राम? अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। सोचो अच्छे से और आंसर दो। क्या बता रहे हो कि पूछ रहे हो? क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा इसमें से? क्या है प्रिंस, क्या आंसर आएगा? हम्म, आपका आंसर जीरो आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। और सॉरी का क्या आ रहा है? हो गया, ट्राई कर लिए? क्या है? हाँ, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मार्क्स मिल सकता है? या तो आप ये चीज में कंफ्यूज होकर छोड़ दोगे तो क्वेश्चन में कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, या कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो आपको -1 मिल सकता है, और अगर गलती सही हो गया तो 4 मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब सारी पॉसिबिलिटी आपके पास। हाँ, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल, ठीक है, इसका साइड लेंथ कितना दे दिया है? एल दे दिया है। इज इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहां तक तो सेम ही बोला है। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल विथ थीटा डिग्री with the horizontal side of the square as shown in figure. The electric flux linked to the surface of unit of voltmeter is. अरे भाई ये क्या बोलना चाह रहा है पता है? ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक पेपर है। इस पेपर में हमने क्या रख दिया? एक स्क्वायर को रख दिया, ठीक है। अब यहां से ये चाहे ऐसे भागे, या चाहे ऐसे भागे, या चाहे ऐसे भागे, इससे कोई मतलब है क्या? ये चाहे ऐसे भागे, ऐसे भागे, ऐसे भागे, सभी कंडीशन में ये क्या हमारे यूनिट वेक्टर के साथ 90 डिग्री के अलावा कुछ और एंगल बनाएगा? नहीं। ये पूरा प्लेन के चाहे हम लोग इधर पे लेटा दें, इधर पे लेटा दें, इधर लेटा दें, कहीं पे लेटा दें, ये इस यूनिट वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। समझ आ रहा है? तो ये जैसा भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है। ये सब क्या है? पैरेलल है प्लेन के। क्या है ये? इस प्लेन के क्या है? पैरेलल है। इस प्लेन से ऐसे भाग जाएंगे, इसको कभी भी इम्बेड नहीं कर पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे। तो ये सब थीटा एंगल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। भाई हो सकता है कि ये सरफेस है, इस सरफेस का यहां पर हम लोग इस तरह सरफेस को डिफाइन कर लिए, तो इस सरफेस के साथ में ये थीटा एंगल बना रहा है, तो बनाने तो उससे क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर के साथ में कुछ बना रहा है क्या? एरिया वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है, अभी भी 90 डिग्री पे है। तो अगेन यहां पर अगर हम थीटा देखें तो थीटा जो एंगल होता है ये थीटा एंगल नहीं है, ये थीटा जबरदस्ती माना हुआ है इसका। थीटा एंगल ऑलवेज किसके बीच में होता है? ई और ए के बीच में। तो ये एरिया वेक्टर जैसे डिफाइन किया जाएगा, एरिया वेक्टर जैसे डिफाइन किया जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर, ये आगे एरिया वेक्टर। समझ आया? और एरिया वेक्टर की ये क्या है? अब 90 डिग्री पे है। अगर 90 डिग्री पे है तो कुछ नहीं, सीधा क्या हो जाएगा? 0। फाई इज इक्वल टू ई ए क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री, जिसका वैल्यू 0। बात समझ आया? पिछले बार में ऐसा बोल दिया था कि ठीक है भाई ये इसके ऐसे जा रहा है, मतलब इस सरफेस से कितना बना रहा है? सरफेस के साथ में ये अगर सरफेस है तो सरफेस के साथ में क्या कर रहा है? 0 डिग्री के एंगल पर है। अब इस बार क्या बोल दिया? वो सरफेस के साथ में ऐसा हो गया। मैंने बोला था ना कि आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन में करके, है ना? ये उस क्वेश्चन का छोटा सा टीजर था। अभी वैसा क्वेश्चन और आएगा आगे।